तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वो एक देश कम, एक विशाल पहेली ज्यादा लगता था। बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना, और उसके लिए एक ऐसी नियम पुस्तिका तैयार करना जो सबको एक साथ रख सके। सोचिए कितना बड़ा काम था ये। तो चलिए आज इसी कहानी के कुछ सबसे दिलचस्प पन्नों को पलटते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए, एक नया नया देश और उसके सामने 500 से ज्यादा आजाद रियासतें, हर एक का अपना राजा, अपना कानून, इन सबको एक झंडे के नीचे लाना, मतलब कितना मुश्किल और नाजुक काम रहा होगा, है ना? तो देखिए, अपने सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे राष्ट्र के नए प्रतीक की। फिर समझेंगे कि वो 565 टुकड़ों वाली पहेली कैसे सुलझी। कुछ बहुत ही पेचीदा मामले भी थे, उन पर भी नजर डालेंगे। और फिर देखेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस नए देश की नियम कानून की किताब लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, किसी भी देश को जोड़ने के लिए ना जमीन से भी पहले एक पहचान की, एक प्रतीक की जरूरत होती है। और भारत के लिए वो प्रतीक बना हमारा तिरंगा। हमारे तिरंगे से जुड़ी कुछ बहुत खास बातें हैं। इसे हमारी आज़ादी से कुछ ही हफ्ते पहले, यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था। और इसके हर रंग का एक गहरा मतलब था। केसरिया मतलब त्याग और हिम्मत, श्वेत शांति और सच्चाई का प्रतीक, और हरा रंग वो हमारे देश की खुशहाली और समृद्धि को दिखाता है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि जो झंडा आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके शुरुआती डिज़ाइन में बीच में गांधी जी का चरखा हुआ करता था। हाँ, वही चरखा जो आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन फिर 1947 में जब फाइनल डिज़ाइन तैयार हुआ तो एक बड़ा बदलाव किया गया। चरखे की जगह ले ली अशोक चक्र ने। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये प्रगति का, हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। इसकी 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दिखाती हैं। मतलब देश को हर पल आगे बढ़ना है। तो प्रतीक तो तय हो गया। अब बात करते हैं असली जमीन की। भारत को भौगोलिक तौर पर एक करना सच में एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा था। और इस मुश्किल मिशन की कमान संभाली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उनका साथ दे रहे थे वीपी मेनन। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। 565 में से 562 रियासतें शांति से भारत में शामिल हो गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक मिशन की कामयाबी की कहानी है। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? इसका जो मेन टूल था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। इसे एक तरह का अग्रीमेंट समझिए। रियासत के राजा इस पर साइन करते थे और 3 खास चीजों का कंट्रोल भारत सरकार को दे देते थे: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, यानी रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी अंदरूनी मामलों में वो आजाद थे। हाँ, लेकिन ये काम इतना सीधा भी नहीं था। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, पर 3 मामले ऐसे फंसे जहां बात सिर्फ टेबल पर बैठकर नहीं बनी। इनके लिए अलग ही तरीके अपनाने पड़े। पहला मामला था कश्मीर। यहां के महाराजा हरि सिंह शुरू में तो आजाद रहना चाहते थे, ना भारत ना पाकिस्तान। लेकिन फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो गया। तब जाकर उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। तो कश्मीर के लिए जो एक लाइन याद रखनी है वो है हमले के बाद विलय। मतलब यहां का विलय एक बाहरी हमले का सीधा नतीजा था, और इसी एक फैसले ने इस पूरे इलाके का भविष्य तय कर दिया। अब आते हैं दूसरे पेचीदा केस पर, जूनागढ़। यहां मामला उल्टा था। नवाब मुस्लिम थे पर ज्यादातर जनता हिंदू थी। नवाब ने कह दिया कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। बस फिर क्या था, भारत ने वहां जनमत संग्रह कराया, यानी लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं। और नतीजा एकदम साफ, लोगों ने भारी बहुमत से भारत को चुना। तो जूनागढ़ का विलय राजा की मर्जी से नहीं बल्कि प्रजा की मर्जी से हुआ। इसीलिए इसके लिए जो कीवर्ड है वो है जनमत संग्रह से विलय। और अब तीसरा और आखिरी बड़ा मामला, हैदराबाद। हैदराबाद उस वक्त की सबसे अमीर और ताकतवर रियासतों में से एक थी, और यहां के निजाम ने साफ कह दिया था, हम आजाद रहेंगे। वो भारत में शामिल होने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब महीनों तक बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो सितंबर 1948 में भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाना पड़ा। ऑपरेशन पोलो नाम से एक पुलिस एक्शन लिया गया, और बस कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो यहां विलय का तरीका था पुलिस एक्शन।
तो ठीक है, देश का नक्शा तो बन गया, लेकिन इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों वाले देश को चलाने के लिए नियम कानून भी तो चाहिए थे ना। ये भारी जिम्मेदारी उठाई संविधान सभा ने, जिसने भारत का संविधान तैयार किया। और इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद की लीडरशिप में 2 कमेटियां बहुत जरूरी थीं। पहली, संचालन समिति। इसका काम था ये तय करना कि सभा में क्या डिस्कस होगा, मतलब एजेंडा क्या है। और दूसरी थी नियम समिति। इसका काम था ये तय करना कि काम कैसे होगा, मतलब वोटिंग कैसे होगी, बहस के नियम क्या होंगे। तो एक थी व्हाट कमेटी और दूसरी हाउ कमेटी। सिंपल। तो एक प्रतीक बना, एक नक्शा तैयार हुआ और एक नियम कानून की किताब लिखी गई। इस पूरे सफर के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, आइए एक बार फटाफट उन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारा झंडा तिरंगा। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। दूसरी बात, देश को जोड़ने का काम। इसके पीछे जो 2 सबसे बड़े नाम हैं, वो हैं सरदार पटेल और वीपी मेनन। इन्होंने ही 562 रियासतों को एक साथ लाने का वो मुश्किल काम पूरा किया। तीसरा पॉइंट, कश्मीर। कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ? एक बाहरी हमले के बाद विलय पत्र पर साइन करके। सिंपल। और आखिर में वो 2 और खास मामले। जूनागढ़ में लोगों की सुनी गई, यानी जनमत संग्रह से विलय हुआ। और हैदराबाद में वहां पुलिस एक्शन यानी ऑपरेशन पोलो का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस पूरी मेहनत ने एक अखंड भारत की नींव तो रख दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त जो ये फैसले लिए गए, विलय के ये जो अलग अलग तरीके अपनाए गए, इनकी गूंज आज भी हमारे देश की राजनीति और समाज में कैसे सुनाई देती है।